परीक्षा प्रयोगी संभावित महत्वपूर्ण तथ्यों की भविष्यवाणी की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस सत्र के अंदर में भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ तथ्यों को डिकोड करने का प्रयास करेंगे, ताकि यदि वो परीक्षा में प्रश्न के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित हो जाए तो बिना घबराहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ आप बिल्कुल क्रैक करें और 100% उत्तर और नंबर लाने का पूरा प्रयास करें। देखिएगा, पहला तथ्य, खिलजी सुल्तान जिसने सल्तनत काल में पहली बार क्या किया वो देखते हैं। आप लोग जानते हैं खिलजी राजवंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का द्वितीय राजवंश था, जिसने गुलाम वंश या आदि तुर्क वंश या ममलूक वंश की 1290 ईस्वी में एक रिवॉल्यूशन जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और ये रिवॉल्यूशन था खिलजी क्रांति के द्वारा स्थापना की थी। और एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि खिलजी राजवंश दिल्ली सल्तनत का सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला राजवंश था। 30 वर्ष का आपका पूरा शासनकाल रहा है। याद रखिएगा, खिलजी सुल्तानों में पहली बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों के बहियों की निरीक्षण की प्रथा आरंभ की थी। आप सोचिएगा कितना महत्वपूर्ण, कितना डीप में, जिस प्रकार से गोताखोर समुद्र की अनंत गहराई की तलहटी के जाकर अमूल्य मोतियों को चुनता, उसी प्रकार से मैं भी आपके लिए इस प्रकार के अमूल्य मोती ला रहा हूं और भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस तरह का प्रश्न और इससे मिलते जुलते चरित्र वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न आ जाए, दिल्ली सल्तनत में पहली बार, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, याद करेगा, भ्रष्टाचार निरोधी जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसके द्वारा वो करप्शन पर रोक लगाकर अपने रेवेन्यू में पूरी तौर पर बढ़ोतरी करके विशाल सेना का पेट भर सकता था, प्रशासन को सुचारू दुरुस्त रखना चाहता था। उसके तहत पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर पटवारियों का जो बही या जो वो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं उसके निरीक्षण की प्रथा आरंभ की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसका शासनकाल वस्त्र क्रांति के रूप में भी प्रसिद्ध था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बेहतर जानता था कि हमारे पास कॉटन इंडस्ट्री के रूप में इतना शानदार एक लाभप्रद वैश्विक जगत को कॉटन के वस्त्र प्रदान करने का एक जरिया, जिसके द्वारा हम अपनी इकोनॉमी, हम अपनी रेवेन्यू ट्रेजर को बेहद अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, याद रखिएगा, जिसको आप कह सकते हैं वस्त्र क्रांति, अप्रैजल रिवॉल्यूशन या क्लॉथ रिवॉल्यूशन के रूप में भी प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था। प्रश्न महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार से निरक्षर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुशिक्षित मत होइए चाहे निरक्षर रह जाइए, अकबर भी निरक्षर था, क्लियर। लेकिन प्रश्न ये है कि पहली बार किस इतिहासकार ने इस तथ्य पर, किस ग्रंथ में प्रकाश डाला कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी निरक्षर था। उसका नाम है, याद रखिएगा, जियाउद्दीन बर्नी, जिसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में इस बात का उल्लेख किया है कि अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ या निरक्षर था। सर टॉमस रो, याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला एक अंग्रेज दूत सर टॉमस रो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी प्राप्त करेगा। याद रखिएगा, मुगल काल के अंदर एक अजीबो गरीब नियम था जिसकी काफी आलोचना की गई, जिसको आप राजगामिता सिद्धांत या पारगामिता सिद्धांत या लॉ ऑफ इशेट के रूप में भी इसको आप व्याख्यायित करते हैं। क्या है राजगामिता का सिद्धांत? ये सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी जागीरदार या मनसबदार की मृत्यु हो जाती है और उसके पास बेनामी संपत्ति प्राप्त होती है, तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए न्यूनतम राशि को छोड़कर बाकी संपूर्ण पैसा सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता था, क्लियर। तो मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत राजगामिता या पारगामिता का सिद्धांत, जिसको आप लॉ ऑफ इशेट के नाम से भी जानते हैं, कि यह सिद्धांत प्रचलित था जिसके द्वारा मृतक मनसबदारी की संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाया करता था। यह बादशाह पर निर्भर था कि वो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए कितनी न्यूनतम राशि छोड़ता है। अब प्रश्न ये आ सकता है, किस विदेशी यात्री ने मुगल काल में पहली बार राजगामिता या पारगामिता के सिद्धांत का उल्लेख किया?
प्रश्न यह आ सकता है, राजगामिता के सिद्धांत का संबंध मुगल कालीन किस राजनीतिक संगठन या व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो मनसबदारी व्यवस्था से, उनकी मृतक मनसबदारों की ये प्रश्न भी आ सकता है, राजगामिता कानून जीवित मनसबदारों पर लगता था या मृतक मनसबदारों पर लगता था? जो मैंने अपनी एप्लीकेशन पर एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, वहां पर इस तरह के रेगुलर टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसमें इतना डिकोड, इतना डिसेक्शन किया जाता है तथ्यों का कि बिल्कुल आप कमांडो या ट्रेंड सोल्जर, एक मरीन कमांडो बनकर ही परीक्षा के लिए बाहर निकलते हैं। और ये तभी संभव है जो शिक्षक आपके सामने खड़ा है पहले उसके बेसिक्स क्लियर हों। इस बात को बहुत याद रखिएगा, जहां NCERT समाप्त होती है वहां से रियल एडुकेटर की थिंकिंग स्टार्ट होती है। इस बात को याद रखिएगा। हिस्ट्री विद किंशुक, हम प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से आपके सामने तथ्यों को लेकर, तो प्रश्न किसी भी सूरत में निकल सकता है, इसलिए पहले फिलोसॉफी का समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। सर टॉमस रो ने एक विचित्र किस्से का और जिक्र किया और उसको ब्रिटेन के राष्ट्रीय अपमान से जोड़ा था। ब्रिटेन के राष्ट्रीय अपमान से जोड़ा। सर टॉमस रो लिखता है, मुगल दरबार की घटना का जिक्र करते हुए उसने संपूर्ण ब्रिटेन के राष्ट्रीय अपमान से उसको जोड़ दिया। वो लिखता है कि असल में जो थॉमस कॉरियत एक और विदेशी यात्री था। एक बार मुगल बादशाह जहांगीर ने दरबार में कुछ रुपयों को फेंका और थॉमस कॉरियत ने उसे झुककर सम्मान पूर्वक उठाया। ये इसको राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा और उसके अपमान से जोड़ा सर टॉमस रो ने कि थॉमस कॉरियत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहांगीर ने, मुगल बादशाह ने ये ऐसा जतलाकर ये संदेश दिया कि ब्रिटिश क्राउन और उसका पूरा नेशनल प्राउड हमारे दरबार में झुककर सलाम करता है। याद रखिएगा, इस तरह की दुर्लभ घटना का उल्लेख सर टॉमस रो के द्वारा ही किया गया है। एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, एक तथ्य को मैं दोबारा डिकोड कर रहा हूं। भारत के संवैधानिक विकास के दौरान पहली बार कब शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए का बजट रखा गया था, यद्यपि कुछ नहीं था। याद रखना, यह था 1813 का चार्टर एक्ट। महत्वपूर्ण तथ्य है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। बाद में तो आप लोग जानते हैं कि फिल्ट्रेशन थ्योरी तक ला दी गई थी, जिसके तहत ही क्या कहा गया था कि 1 लाख रुपए भी क्यों खर्च करते हो। आप शिक्षा प्रणाली ऐसी करिए कि जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं वो ब्रिटिश प्रणाली में ब्रिटिश ढल जाएं, ब्रिटिश विचारों से वो ओतप्रोत हो जाएं, वो खुद ही आपके संदेश को, जो श्वेत व्यक्तियों का बोझ है कि ब्रिटेन भारत के कल्याण के लिए शासन कर रहा है, गरीब अनपढ़ भारतीयों की जनता के जहन में घुसा देंगे। आपको जरूरत नहीं है भारतीयों को शिक्षित करने की। यदि भारतीय शिक्षित हो जाएंगे तो वो हमारे शासन के दुर्गुणों को पहचान लेंगे और हमारे ही विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। और आप लोग जानते हैं भारत में राष्ट्रवाद की अलग पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा जगाई गई थी। इसलिए आगे जाकर, पहले तो 1 लाख रुपए का बजट रखा 1813 के चार्टर एक्ट में, आगे जाकर ब्रिटिशर्स ने ये नीति अपना ली थी कि आप इस बजट को भी मत काम में लीजिए, लैप्स होने दीजिए, आप कुछ गिने चुने प्रभावशाली भारतीयों को शिक्षित कर दीजिए और उनमें इस तरह की विचारधारा भर दीजिए कि ब्रिटेन, ब्रिटिश जाति, ब्रिटिश शासन संपूर्ण दुनिया में अद्भुत है और भारत के पास कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ यहाँ पर सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए आए हैं। याद रखिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ये स्पष्ट किया गया कि भारत में कंपनी के द्वारा जितने भी प्रदेश जीते गए हैं वो सब कंपनी की प्रभुसत्ता है। अर्थात क्या सिद्ध किया जा रहा है कि जो इंडियन स्टेट्स हैं, they don't have any sovereignty, they don't have any kind of autonomy, उनके पास किसी भी प्रकार की संप्रभुता, किसी भी प्रकार की स्वायत्तता नहीं है। यदि वो शासन कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि उन्हें शासन के अधिकार ब्रिटिश क्राउन से उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं, एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन द लॉयल्टी, और ये पूरी तौर पर वफादारी पर निर्भर है। भारतीय शासक जब तक ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार रहेंगे वो उपहार में मिली हुई सत्ता के विशेषाधिकारों को भोगते रहेंगे। ऐसा 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा घोषित किया गया था। मैं पुनः कह रहा हूं, इस सीरीज में जो भविष्यवाणी के रूप में संभावित तथ्य परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, जो डिकोड किया जा रहा है आपके सामने, जो इनका डिसेक्शन किया जा रहा है, इसके महत्व को समझिएगा। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कर दीजिए यार, सिर्फ एक थंब दबाना है। कमेंट अवश्य कीजिए, बताइएगा क्लियर है। संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के दौरान अगला महत्वपूर्ण तथ्य और भविष्य में देखिएगा, संवैधानिक विकास में पहली बार दोहरी शासन प्रणाली कब लागू की गई कि भारत पर शासन करने के लिए सत्ता के दो केंद्र स्थापित हुए, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। ऐसा पहली बार 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा लागू किया गया। बेहद महत्वपूर्ण है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सत्ता के दो केंद्र बनाए गए, एक गवर्नमेंट था, एक सरकारी था, और एक बिल्कुल प्राइवेट या निजी था। और यह प्रक्रिया 1858 के बेटर गवर्नमेंट एक्ट फॉर इंडिया, 1857 क्रांति के बाद जो अधिनियम पारित हुआ था तब तक चलती रही। अब ये प्रावधान क्या था जरा समझिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इंग्लैंड में जो सरकारी विभाग था इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसके अंदर ब्रिटिश संसद से चुने हुए सांसदों को भर्ती किया जाता था। एवं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका मूल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, क्लियर। तो जो कंपनी थी जिसको आप संक्षिप्त में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उनके निदेशकों का जो मंडल था जो कि प्राइवेट सेक्टर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बीच में और ब्रिटिश सांसदों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बीच में भारतीय शासन के अधिकारों को बांट दिया गया था। इस प्रकार से सत्ता के दो केंद्र स्थापित किए जो मिले जुले रूप में भारत का शासन 1858 ईस्वी तक चलाते रहे। अर्थात कंपनी का संरक्षण और नियंत्रण प्राप्त विभाग कौन सा? बोर्ड ऑफ, याद रखिएगा, डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश सांसदों का है। तो इस प्रकार से भारत में कंपनी की समस्त गतिविधियों पर दोहरा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। एक तो हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्नमेंट सेक्टर था, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि निजी कंपनी का था। तो ये तो ब्रिटिश संसद का मामला था और ये ब्रिटिश कंपनी का मामला था। इस प्रकार से दोहरा शासन चलता रहा। लेकिन और इंग्लैंड में कंपनी के निदेशक मंडल तथा ब्रिटिश संसद का संयुक्त नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके उनके बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को वो अधिकार सौंप दिया गया जिसे कहा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत राज्य सचिव उसे बोला गया है। अर्थात जो दो सत्ता के केंद्र थे, कौन कौन से? एक तो जिसको आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बीओसी कहते हैं, बोर्ड ऑफ, जिसको आपने कहा है क्या बोलते हैं, कंपनी का निदेशक मंडल, और एक जो ब्रिटिश सांसद का संयुक्त नियंत्रण था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COD भी आप कह सकते हैं, क्लियर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इन दोनों को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर भारत राज्य सचिव की स्थापना कर दी गई। दोबारा देख लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको आप BOC, क्लियर है, समझ में आ गई बात, और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि BOD, निदेशक मंडल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स है वो असल में निदेशक मंडल है, वो कंपनी का है। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, जिसको आपने इधर देख लीजिएगा BOC कहा है, ये ब्रिटिश सांसदों का था। इन दोनों को समाप्त कर दिया 1858 के अधिनियम में। और एक अधिकारी जो ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश सांसद का था, मंत्रिमंडल का सदस्य था, जिसको भारत राज्य सचिव बना दिया गया। इस प्रकार से 1784 ईस्वी से कंपनी की गतिविधियों पर स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि BOC एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का, द्वारा नियंत्रित दोहरा शासन समाप्त करके उसे भारत राज्य सचिव को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त करके उसे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया था। और यह उत्तरदायित्व किसके प्रति नियुक्त हुआ? भारत राज्य सचिव के प्रति। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यदि इस प्रकार के नोट्स आपको PDF ई-कॉपी के रूप में चाहिए, रेगुलर क्लासेस विद ऑल टाइम रिकॉर्डिंग्स, क्लियर, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ई-कॉपी के रूप में नोट्स, आप सोच सकते हैं क्या लेवल हमने रखा होगा। और यदि आप लोगों को क्लासेस, रेगुलर टेस्ट सीरीज और इस प्रकार का कंटेंट चाहिए, आप संपर्क करिएगा, आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं YouTube की इस भविष्यवाणी की सीरीज में हूं जो आपके लिए बेहद उपयोगी है।
अब प्रश्न ये आता है, एक और भविष्यवाणी देखिएगा, एक और डिकोड करते हैं कि जब भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया तो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब प्रश्न आ सकता है कि भारत राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1858 के अधिनियम के द्वारा। क्लियर है? किस वर्ष हुई? 1858 में हुई। और पहली बार जो भारत राज्य सचिव था कौन था? तो याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति 2 अगस्त 1858 को की गई थी। ये था लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। 1774 ईस्वी में की गई थी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजाह इम्पे थे। याद रखिएगा, कुल सर एलिजाह इम्पे के अलावा 3 सहायक न्यायाधीश भी थे, तो कुल मिलाकर 4 न्यायाधीशों का सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये बात भी आप याद रखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही यह कहा गया था कि बंगाल का गवर्नर भविष्य में बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अतः अकॉर्डिंग टू 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल गवर्नर अब जाना गया किस नाम से? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 से लेकर 85 तक वो, याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की हैसियत से शासन करता रहा और 1772 अपनी नियुक्ति से लेकर 74 तक वो बंगाल के गवर्नर की हैसियत से शासन करता रहा था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे। कुल 3 अन्य सहायक न्यायाधीश थे, जिनमें एक था चैम्बर्स, याद रखिएगा, दूसरा था हाइड और तीसरा था लिमेस्टर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, चैम्बर्स, सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश है, चैम्बर्स सहायक, हाइड और लिमेस्टर, कुल मिलाकर 4, एलिजा इम्पे के अलावा 3, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। क्लियर है? सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा निर्मित कानूनों का पंजीकरण सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में करवाना, जिस अधिनियम के द्वारा रोक दिया गया था वो था 1781 का अधिनियम। क्योंकि शासन में देरी हो रही थी, रुकावट आ रही थी, कार्यपालिका न्यायपालिका के अधिकार स्पष्ट नहीं थे, तो वो एक दूसरे कार्य में रोक और बाधा उत्पन्न कर रहे थे, तो शासन रुक रहा था, उतना सुचारू नहीं हो पा रहा था। इसलिए 1781 के अधिनियम के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा जो भी कानून होगा उनका रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें देरी बड़ी हो रही थी। क्लियर है? अब कुछ बातें मैं, ये तो आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भविष्यवाणी हुई। अब मैं महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपके सामने और प्रकाश डाल रहा हूं। याद रखिएगा, महाजनपद युग प्राचीन भारत में कब से कब तक माना गया? ये पहली भविष्यवाणी है महाजनपद युग से। याद रखिएगा, डॉक्टर वीएस अग्रवाल यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल के ने भारत में, प्राचीन भारत में जनपद युग 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक बतलाया है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे महाजनपद युग घोषित किया है डॉक्टर वीएस अग्रवाल साहब के द्वारा। लेकिन जनपदों का पहली बार उल्लेख महाजनपदों का जिसने किया वो थे रिज डेविड्स का। कौन से वर्ष? 1903 ईस्वी में रिज डेविड्स के द्वारा, याद रखिएगा, महाजनपदों का पहली बार उल्लेख किया जाता है। आगे महत्वपूर्ण एक और तथ्य को मैं डिकोड करूंगा, प्रश्न आ सकता है, महाजनपदों का सर्वाधिक संकेंद्रण संपूर्ण प्राचीन भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक था? तो वो था आज का उत्तर प्रदेश एवं बिहार। याद रखिएगा, 16 प्रमुख महाजनपदों में बहुत बड़ी संख्या वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हिस्से में था। आप याद करिए, अंग, मल, पावा, मगध, कई प्रकार के जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे वो इसी इलाके में थे। संपूर्ण उस समय भारतवर्ष जिसको कहा गया है, उसके उत्तरी छोर पर स्थित जो महाजनपद था बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया पर, वो था गांधार। लेकिन एनडब्ल्यूएफपी का मतलब है नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित जो महाजनपद था वो था कंबोज। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में भारत से बाहर उस जमाने, आज के भारत से बाहर उस जमाने में जो 2 महाजनपद थे वो भी गांधार और कंबोज ही होंगे। मैं उम्मीद करता हूं संभावित तथ्यों की परीक्षा प्रयोगी इस सीरीज में जो आज के तथ्यों की रूपी जो भविष्यवाणी की गई है
वो आपके लिए बेहद लाभप्रद रही होगी। जिस संदेश के साथ, जिस भावना के साथ इन तथ्यों को मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूं, वो आपको समझ में आया होगा। और यदि ऐसा है, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार की और जानकारी आपको चाहिए हिस्ट्री विद किंशुक चैनल के साथ जुड़ने के लिए, पेड कोर्स लेने के लिए, प्लीज कांटेक्ट करिए। अगले सत्र के अंदर पुनः, जिसको मैंने एक नाम दिया है एग्जाम बाबा की भविष्यवाणी, मैं आपको नए तथ्यों के साथ मैं पुनः परीक्षा की सफलता के और नजदीक ले जाने का प्रयास करूंगा। हैव अ गुड टाइम।